नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित यह हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां एवं अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा पार्ट ए है। इस लेक्चर को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में नदियां एवं अपवाह तंत्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश जो है वो दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कुल 6 अपवाह तंत्रों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें इन अपवाह तंत्रों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी। इसमें वे सभी अपवाह तंत्र शामिल किए जाएंगे जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं, जबकि खंबात की खाड़ी में उन अपवाह तंत्रों को शामिल किया जाएगा जो अपना जल कहाँ गिराते हैं, खंबात की खाड़ी में गिराते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं आपके गंगा नदी तंत्र। इसको गंगा यमुना तंत्र भी बोलते हैं। महानदी तंत्र, गोदावरी तंत्र। जबकि खंबात की खाड़ी में आता है आपका नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की। ठीक है, तो यह जो गंगा नदी अपवाह तंत्र है ये 11 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में? 11 राज्यों। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों में इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है, जबकि मध्य पश्चिमी जिले जो है वहां पर आंशिक रूप से यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो वो है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र या फिर गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 20-20-70 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको हम 3 उपतंत्रों में बांटते हैं। पहला होता है आपका यमुना उपनदी तंत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, धसान, केन, कुआरी, जामनी, क्षिप्रा, काली सिंध आदि नदियों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आपका आता है इसी के अंतर्गत सोन नदी उपतंत्र। इसमें कन्नर, रेहंद, गोपद, जोहिला इन नदियों को शामिल किया जाता है। और इसके बाद आता है आपका टोंस उपतंत्र। ठीक है, जो कि तीसरा है गंगा नदी के अंतर्गत। उसमें महान, ओदा और बीहड़ नदी को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं माही नदी अपवाह तंत्र की। तो जो माही नदी अपवाह तंत्र है इसका जो प्रवाह है मध्य प्रदेश में ना के बराबर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यहाँ पे टच करता है। ठीक, चलिए इसके बाद अन्य जो अपवाह तंत्र थे उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, माही नदी जो महानदी जो तंत्र है, ठीक है, इसमें क्या शामिल होगा, गोदावरी में क्या शामिल होगा। देखो, गोदावरी नदी तंत्र जो उसमें बेनगंगा और उसकी सहायक नदियों को शामिल करते हैं अपन। नर्मदा नदी में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी को। ठीक है, ताप्ती नदी में ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदी को। और माही नदी में माही और उसकी सहायक नदी को। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जब मुख्य नदी, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देख लीजिए, जैसे ये मुख्य नदी है मान लो, ठीक है, ये इस प्रकार से आ रही है। ठीक? अब इसमें अन्य सहायक नदियां इस टाइप से यहाँ पे मिलती हैं। ठीक, जैसे इसमें कई सारी सहायक नदियां मिलती जा रही। तो ये जो पूरा जल ग्रहण क्षेत्र है, ये जो पूरी जल व्यवस्था बनाई जा रही है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा, है ना, उद्गम से लेके मिलन तक की, इसको कहते हैं हम अपवाह तंत्र। ठीक है, ऐसे कुल 6 नदियों के अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों की। तो देखो, मध्य प्रदेश में कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, कुछ नदियां दक्षिण की ओर, कुछ नदियां पूर्व की ओर, कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। इनको मैंने अलग अलग किया हुआ है। जैसे उत्तर दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं उसमें चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, केन और टोंस है। जबकि पूर्व की ओर सोन, जोहिला और महान बहती हैं। और पश्चिम की ओर जो नदियां हैं उसमें नर्मदा, ताप्ती और माही हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में बेनगंगा, पैंच, वर्धा, प्राणहिता और कानन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चंबल नदी तंत्र की। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, चंबल और उसकी सहायक नदियों के बारे में। चलिए
तो अब हम बात करते हैं चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी। ठीक है, तो जो चंबल नदी है, देखो चंबल नदी यहाँ इंदौर से निकलती है, इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से यह निकलती है और ऐसे उज्जैन, उज्जैन के बाद रतलाम, है ना, रतलाम के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है और इसके बाद फिर श्योपुर, मुरैना, भिंड से होते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना में इटावा के निकट ये मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मिलन कहाँ पे है? इटावा में। एक बार फिर से देख लीजिए, ये इंदौर से, इंदौर के बाद उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है, ऐसे होते हुए ये कहाँ जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान से फिर ये कहाँ आती है? चंबल। ठीक है, चंबल के बाद चंबल क्षेत्र में, यहाँ पे मतलब श्योपुर, मुरैना, भिंड, इससे होते हुए ये यमुना में इटावा के निकट मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसका उद्गम यदि हम बात करें चंबल नदी का, तो इसका उद्गम जाना पाव महू से होता है। ठीक है, बाचू पॉइंट जो है वहां से ये उद्गमित होती है। इसकी यदि लंबाई देखें तो 965 किलोमीटर है। इसी के साथ यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहली कौन सी है? तो पहली नर्मदा नदी। अन्य नाम की यदि हम बात करें तो चरमावती। ठीक है, इसको मेघदूत में चरमावती कहा गया है, धर्मावती, पूर्णा महाभारत में कहा गया है और कामधेनु, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें क्षिप्रा, पुनासा, काली सिंध, पार्वती, क्रूनो, बनास, नेवज और सीप आदि आती हैं। अच्छा, जो बनास नदी है, ठीक है, ये राजस्थान से निकलती है और यह चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है? ये बनास नदी है। ठीक है, क्षिप्रा, पुनासा, काली सिंध, पार्वती, क्रूनो, ठीक है, और नेवज और सीप, ये नदियां भी इसकी क्या है? सहायक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें एक एक करके भी हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात की, तो देखो इंदौर में ये जो जलप्रपात है, एक तो शीतला माता है, दूसरा है जाड़ीदाह, ये दोनों ही चंबल नदी पर हैं और इंदौर जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चल अब हम बात करते हैं चंबल नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं की। ठीक, तो देखो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जो चंबल परियोजना है ना, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध आते हैं, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर बांध की। यह बांध मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है यदि कभी कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये आपकी गांधी सागर बांध है। इसकी उत्पादन क्षमता 117 मेगावाट है और इसकी नींव 1954 में रखी गई थी और 1960 में यह बनकर तैयार हुआ था। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हम बात करते हैं राणा सागर बांध की। जो राणा सागर बांध है, इसका निर्माण 1970 में हुआ था और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 172 मेगावाट है। ठीक है, यह भी चंबल घाटी परियोजना जो है उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जवाहर सागर बांध जो है, ये आपका बोरावास गांव कोटा के निकट है। ठीक है, और इसकी यदि उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो 99 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है आपका गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा सागर, तीसरा है जवाहर सागर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं चंबल नदी से संबंधित। जैसे मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर राजस्थान में है, जो कि 18 मीटर ऊंचा है। ठीक, यह नदी अवनालिका, अपर्दन अथवा बीहड़ का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड जो जिले हैं वो बीहड़ प्रभावित हैं। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जो है वो चंबल नदी की सहायक नेवज नदी पर है। ठीक, बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वरम त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए कि रामेश्वरम त्रिवेणी संगम का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, तो आपकी बनास, सीप और चंबल नदी करती हैं। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और मंदसौर जो है वो आपका सिवना नदी के तट पर स्थित है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हो गए चंबल नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए
अब आगे हम बात करते हैं चंबल और उसकी सहायक नदी की बात। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्षिप्रा नदी भी इंदौर के काकराबर्डी पहाड़ी से निकलती है, बेणेश्वर कुंड से, और ये इस टाइप से उज्जैन, उज्जैन के बाद मंदसौर, ऐसे होते हुए ये कहाँ मिल जाती है? आपकी चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कोटा के निकट। अच्छा, ये जो मैप है ना, ये मैंने आपको स्केल के आधार पर नहीं बनाया है, केवल आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बनाया है ना। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? क्षिप्रा नदी का इंदौर की काकराबर्डी पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई कितनी है भाई? तो 195 किलोमीटर जो है वो क्षिप्रा नदी की लंबाई है। अन्य नाम यदि हम देखें तो पूर्ण सलिला, पापहरणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत संभवा, ज्वारहरणी, कनक श्रृंगा और सोमवती, ये इसके प्रमुख नाम हैं। ठीक है, मिलन मैंने आपको बताई था कि ये कहाँ पे मिलती है? कोटा के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद विशेष तत्व कुछ इस नदी से संबंधित कि इसे मालवा की गंगा कहते हैं। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। खान नदी क्षिप्रा की सहायक नदी है, जो कि राला मंडल पहाड़ी से निकलती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं काली सिंध नदी की। तो ये काली सिंध नदी जो है वो आपकी देवास की बागली तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देवास की बागली तहसील से, आपको मैप में दिख रहा होगा, है ना। और नौनेरा के निकट यह चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी यदि हम लंबाई देखें तो 150 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और इस नदी पर कुंडलिया बांध स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है यदि कि कुंडलिया बांध का है किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या लगाएंगे आंसर? काली सिंध नदी पर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पार्वती नदी की। देखो, जो पार्वती नदी है वो सीहोर की आष्टा तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीहोर की आष्टा तहसील से यह निकलती है ना। और ये चंबल में कहाँ मिल जाती है? सवाई माधोपुर के पास ये चंबल में मिल जाती है। आष्टा जो है वो आपका इसी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि पार्वती नदी के किनारे जो है वो आपका आष्टा स्थित है। कालिदास ने मेघदूत में इस नदी को निर्विघ्न कहा है। ठीक है, निर्विघ्न किस नदी को कहा गया है? तो पार्वती नदी को कालिदास ने निर्विघ्न कहा। इसके बाद चंबल और उसकी सहायक नदियों में अगली नदी है वो है आपकी सीप नदी। ठीक है, सीप नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सीप नदी निकलती है भी आपकी श्योपुर से, और इस नदी पर बंजारा बांध स्थित है। जबकि एक और अन्य नदी है क्रूनो नदी, तो यह निकलती है शिवपुरी के पठार से। ठीक, और पालनपुर क्रूनो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो इसी नदी पर स्थित। ठीक है ना। फिर अगली नदी है सिवना नदी। सिवना नदी राजस्थान से निकलती है और मंदसौर इस नदी के किनारे स्थित है, और इस पर चौसला बांध बनाया गया है। ठीक है, तो चौसला बांध किस नदी पर आता है? सिवना नदी पर। और जो बनास नदी है, अगली जो नदी है चंबल की सहायक, ठीक है, यह चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है आपका कुंभलगढ़ राजस्थान से। कहाँ से? कुंभलगढ़ राजस्थान से, अरावली पहाड़ी से। ठीक, तो ये आपकी क्या थी? चंबल और उसकी सहायक नदी थी। यानी आज के इस लेक्चर में हमने चंबल नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के कुल 6 अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं, है ना। जैसे बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है आपका गंगा, महानदी और गोदावरी। गंगा अपवाह तंत्र जो है वो आपका सबसे बड़ा है ना। इसकी यदि हम क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल 20-20-70 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 154 वर्ग किलोमीटर के साथ जो महानदी तंत्र है ये आपका सबसे छोटा अपवाह तंत्र। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें खंबात की खाड़ी की, तो नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी तंत्र में नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को शामिल करते हैं, जबकि ताप्ती नदी में ताप्ती और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। ठीक, अब ये गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। अब गंगा नदी तंत्र जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। यमुना नदी उपतंत्र, है ना, इसको गंगा यमुना उपतंत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, केन, कुआरी, है ना, जामनी, छिप्रा, काली सिंध आदि नदियां शामिल हैं। ठीक,
फिर आपका इसी के अंतर्गत आता है एक सोन उपतंत्र, जिसमें कन्नर, रेहन, गोपत, जोहेला आदि है। और टोन्स उपतंत्र में आता है आपका महान, ओदा और बीहड़ नदी। ठीक है। इसके बाद जो महानदी अपवाह तंत्र है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इसके बाद हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में बहने वाली नदी। फिर हमने पढ़ा चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो जानापाव मऊ से निकलती है। ठीक है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। उसी के साथ यह जो नदी है वो दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक। प्रमुख सहायक नदियों में क्षिप्रा, पुनासा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास, नेवज, सीप आदि नदियों को देखा। इसके बाद हमने चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात देखे। फिर हमने चंबल नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 परियोजनाएं मुख्यतः पढ़ी हमने। पहला पढ़ा गांधी सागर बांध, फिर हमने पढ़ा राणा सागर और जवाहर सागर। ठीक। फिर कुछ विशेष तथ्य देखे हमने, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा चंबल नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।